हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग MHT 5 जो कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न पिछली परीक्षा में एक बार पूछा गया था और यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र से लिया गया है। और यह जो है सिर्फ MHT की परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि UPTGT हिंदी और PGT तथा UGC नेट में भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताओं और मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। पहले हम लोग इसकी विशेषता देखेंगे, फिर मान्यता देखेंगे। क्रोचे ने बोध को बहुत महत्व दिया है। इसे उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण की शक्ति अथवा तथ्यपरकता से नहीं बल्कि विशुद्ध सहजानुभूति से जोड़ा है। कला के सृजन में यह शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है और बोध भावपरक होता है और संवेदनाओं को सहजानुभूति में बदलता है। अगर सामान्य बोलचाल की बात करें तो अभिव्यंजना को बाह्य स्तर की अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता है, मतलब कि अपनी अनुभूति को कलाकार जो है कविता, चित्र या फिर मूर्ति या फिर वार्ता आदि के रूप में बाह्य जगत में जिस प्रकार मूर्त करता है उसे ही अभिव्यंजना माना जाता है। और सहजानुभूति मन की अमूर्त प्रतीति होती है और उसकी अभिव्यंजना बाह्य जगत में मूर्त अभिव्यक्ति होती है। और इन सब चीजों के विपरीत जैसे कि क्रोचे हैं, सहजानुभूति और अभिव्यंजना को अभिन्न मानते हैं और ये उनके अनुसार मानसिक स्तर की ही क्रियाएं हैं। बाह्य जगत में इनका मूर्त होना आवश्यक नहीं है। इसे भी आगे जाकर क्रोचे ने कला को भी अभिव्यंजना के स्तर पर ही पूर्ण मान लिया है। इन सभी चीजों को हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे क्योंकि पॉइंट से याद करना काफी आसान होता है। आइए देखते हैं। ये जो है वो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है बाह्य जगत की छाप इंद्रियों पर संवेदना के रूप में पड़ती है। दूसरा है इस स्थिति में चेतना निष्क्रिय रहती है, अतः मानव में इन संवेदनाओं का कोई बोध नहीं जागता। तीसरा है कल्पना शक्ति के माध्यम से चेतना सक्रिय होती है और संवेदनाओं की पहचान करती है। चौथा है यह पहचान या बोध ही सहज अनुभूति है। अगला है सहजानुभूति केवल अनुभूति या प्रतीति है, इसमें बुद्धि तथा तर्क की शक्तियों और विश्लेषण या वर्गीकरण की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। रूप रंग रेखा में बाह्य जगत व्यक्ति को चेतना के माध्यम से ही अपनी प्रतीति कराता है, अतः चेतना ही अंतिम सत्य है। बाह्य जगत के लग तथ्य इसके आगे गौण हैं। दो विशेषताएं और हैं। क्रोचे अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति को भिन्न मानते हैं। अगला है कला को वे अभिव्यंजना के स्तर पर ही पूर्ण मान लेते हैं। बाह्य जगत में कला वस्तु के रूप में उसकी अभिव्यक्ति को वे अतिरिक्त और अनावश्यक क्रिया मानते हैं। क्रोचे के विचारों का जो अध्ययन है इससे इस मान्यता के दो प्रमुख कारण मिलते हैं हमें। एक कारण तो यह है कि कला के लिए सहजानुभूति अभिव्यंजना अनिवार्य है, इसके बिना कला का सूत्रपात नहीं हो सकता, अतः इसका महत्व और अपरिहार्यता अपने आप में ही सिद्ध है। दूसरा कारण यह है कि कला जब बाह्य जगत में अभिव्यक्त होती है तो कलाकार की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उस पर सामाजिक नैतिक उपयोगिता संबंधी आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आदि अनेक क्षेत्रों के नियमों का दबाव पड़ने लगता है। इस दबाव के तहत वह मुक्त सृजन नहीं कर सकता। उसे विभिन्न अनुशासनों तथा वर्जनाओं के अंतर्गत अपनी कला को सचेत भाव से संवारना पड़ता है। उस दशा में कला सहज सौंदर्य सृष्टि न रहकर सामाजिक के उपभोग के लिए एक उपयोगी वस्तु मात्र बनकर रह जाती है। वह सौंदर्य शास्त्र से हटकर समाज शास्त्र के क्षेत्र में आ जाती है। वह समाज के सदस्यों को आनंद देती है और उनका नैतिक परिष्कार भी करती है। सौंदर्य शास्त्र से उस कृति का संबंध इतना ही होता है कि कृतिकार के मन की सहज अनुभूतियों को वह भौतिक रूप से संरक्षित करके रखती है और उन्हें फिर से उभारने में स्मृति की सहायता करती है। वह इस प्रकार स्मृति की उद्दीपक होती है। अब देख लेते हैं अभिव्यंजना सिद्धांत की मान्यताएं। ये तीन है: सहजानुभूति और कला, विषय वस्तु और अभिव्यंजना की अखंडता। पहले हम लोग सहजानुभूति और कला देखेंगे। क्रोचे इस सामान्य मान्यता का भी विरोध करते हैं कि कलाकार सामान्य जन से अधिक संवेदनशील होता है और उसकी अनुभूतियां सामान्य मानव की अनुभूतियों से अधिक विशिष्ट होती हैं।
उनके अनुसार कलाकार की सहजानुभूति तथा अन्य जनों की सहजानुभूति के सौंदर्य परक मूल्य में अगर कोई अंतर होता है तो मात्र परिमाण का, उनमें गुण का कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार एक विराट पर्वत के एवं उसके अंश एक छोटे से पत्थर के रासायनिक तत्व समान होते हैं, उसी प्रकार कलानुभूति और सामान्य अनुभूति दोनों एक ही तत्व होते हैं। जहाँ भी कल्पना के योग से संवेदन सहजानुभूति और बिंबों में परिवर्तित हो जाते हैं, वहीं सौंदर्य की सृष्टि हो जाती है, जो कि कला का मूल तत्व है। इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि यह प्रक्रिया कलाकार के मानस में हो रही है या किसी अन्य व्यक्ति के मानस में। वह व्यक्ति चाहे सुशिक्षित सुसंस्कृत हो अथवा असभ्य और बर्बर। इस दृष्टि से क्रोचे होमर या मिल्टन के महाकाव्यों और अनपढ़ ग्राम्य कवि की तुकबंदी के बीच या लियोनार्दो दा विंची के भव्य चित्रों और आदिम गुहा मानव के टूटे फूटे रेखांकनों के बीच उनकी सौंदर्यपरक गुणवत्ता के आधार पर कोई अंतर नहीं करते। अगली हेडिंग है विषय वस्तु। आइए इसको भी देखते हैं। विषय वस्तु की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का प्रश्न इसलिए भी नहीं उठता कि इसके लिए कलाकार से सोच समझकर चयन की अपेक्षा की जाती है। कला सायास नहीं होती। इसके अतिरिक्त कलाकार कोई विषय चुनता है तो उसका चयन सामाजिक नैतिक मूल्य, आर्थिक परिप्रेक्ष्य आदि जैसे किसी कला बाह्य तत्व पर ही आधारित होगा। उससे कला की स्वायत्तता बाधित होगी। और वैसे भी ऐसे निर्णय तभी संभव हो पाते हैं जबकि अभिव्यंजना अभिव्यक्ति बने, अर्थात कि बाह्य जगत में प्रकट हो। और अभिव्यक्ति होने पर ही कलाकृति को श्रेष्ठ या हीन नहीं ठहरा जा सकता। न उसकी प्रकृति के लिए कलाकार को ही उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि रचना के विषय या रूप का निर्धारण उसके हाथ में होता ही नहीं है। कृति की श्रेष्ठता का अगर निर्णय हो सकता है तो इसी आधार पर कि उसकी अभिव्यंजना स्पष्ट है या नहीं। अगला पॉइंट है अभिव्यंजना की अखंडता। तो क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना को विभिन्न खंडों या पक्षों में बांटकर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि यह एक संपूर्ण संश्लिष्ट और अखंड इकाई है। कविता को भाषा, भाव, बिंब विधान, अलंकार आदि में बांटकर देखना या फिर चित्र को पृष्ठभूमि में, अग्रभूमि में, रंग, आकृतियों आदि की दृष्टि से विश्लेषित करके देखना कलाकृति के रूप में उसकी समग्रता को खंडित कर देता है। और कला जो है इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई होती है। और वैसे भी इस प्रकार का विश्लेषण तभी संभव हो सकता है जबकि कला बाह्य जगत में अभिव्यक्त हो। और वास्तव में तो कला मन में सहज अनुभूति के स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है। और सहजा अनुभूति खंडों में बटी हुई नहीं बल्कि मन में एक समग्र प्रभाव के रूप में ही उभरती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत की ये 3 मान्यताएं देखी: सहजानुभूति और कला, विषय वस्तु, अभिव्यंजना की अखंडता। और इसके पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स में इस सिद्धांत की विशेषताओं को भी देखा था। आप लोगों को पॉइंट्स के माध्यम से याद करने में आसानी होगी। और अगले वीडियो में हम MST 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।